किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अभी भी बहुत सारी उपज ऐसी है जो मंडियों से आगे नहीं पहुंच पाती है और नष्ट हो जाती है। ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल किसानों की आमदनी बढ़ा सकता है, बल्कि उस उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और इन उपज को एक नया बाजार प्रदान करने में भी मददगार होता है। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे खाद्य प्रसंस्करण की यानी कि फूड प्रोसेसिंग की। दोस्तों, कार्यक्रम का विषय है खाद्य प्रसंस्करण में भविष्य। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठाकुर जी, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों। और साथ ही साथ हमारे बीच में सफल किसान अमरकांत पटेल जी भी मौजूद हैं, जो कि सिवनी से आए हैं। अमरकांत जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों। तो आइए किसान भाइयों, विषय के अनुरूप हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि डॉक्टर साहब, ये जैसे खाद्य प्रसंस्करण जो यदि कहा जाए फूड प्रोसेसिंग, ये क्या है, और यदि हम हमारे किसान भाइयों को एक आसान भाषा में यदि हम समझाना चाहें तो हम इसको कैसे समझाएंगे? कृषि प्रसंस्करण एक प्रकार से ऐसा समझिए कि किसी भी कृषि उत्पाद को खाने के रूप में बदलना, उसका स्वरूप परिवर्तित करना, उसको सरलीकृत करना ही कृषि उत्पाद प्रसंस्करण है। इसके भिन्न भिन्न रूप हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही एक कृषि उत्पादन प्रसंस्करण है। जी सर, यदि खाद्य प्रसंस्करण को यदि हम उद्योग के रूप में अपनाना चाहें तो इसको किस प्रकार से अपनाया जा सकता है? युवा हमारे कृषि उद्यमी या किसान छोटे छोटे उद्योगों के रूप में, चाहे उसको सुखाने के रूप में, चाहे अचार बनाने के रूप में, या निर्जमीकरण के रूप में, या पल्पिंग इंडस्ट्री के रूप में, या फ्रीजिंग इंडस्ट्री के रूप में अपने ही क्षेत्र में उत्पादित कृषि रॉ मटेरियल को टर्न करके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में शामिल हो सकते हैं और बाजार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी, यदि हम खाद्य प्रसंस्करण में कुछ क्षेत्र की बात करें, चाहे वो सब्जियां हों, फल हों, दालें हों, तो सर इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कौन कौन से उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं? थोड़ा सा विस्तार में बताइए सर इसको। मुख्य रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में भिन्न भिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों की प्रचुर मात्रा है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ संतरा, आम, नींबू वर्गीय फसलों में, कद्दू वर्गीय फसलों में, साथ में प्याज, लहसुन, मिर्च, जैसे हम जानते हैं हमारा निमाड़ का ये जो क्षेत्र है, मिर्च का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। इन सभी जो हमारे कृषि जनित उत्पाद हैं, इनको हम फूड प्रोसेसिंग के थ्रू हम इनका बाजार प्राप्त कर सकते हैं और उद्यम प्राप्त कर सकते हैं। जी, वहीं आपने डॉक्टर साहब बाज़ार की बात कही, किस प्रकार का बाजार है, कैसा देखने को मिलता है? और ये खासतौर से जो हमारे जो प्रसंस्करण के क्षेत्र में जो नए आना चाहते हैं उनके लिए किस प्रकार से वो तैयारियां करनी होंगी? देखिए, सरकार बागवानी उसके केंद्र के बागवानी मिशन के दौरान हमारे जो कृषि में लागत है इसको छोटा करने और उसको उत्पादन को बढ़ाने के क्षेत्र में, साथ में आय को बढ़ाने के लिए कृषि से जुड़े प्रसंस्करण के लिए आगे बढ़ रही है। और इसमें कम से कम 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है, जो नए बागवानी की तरफ टर्न कर रहा है। ये एक बड़ा अवसर है हमारे उद्यमियों के लिए, जो हम उसमें आकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आय बढ़ा सकते हैं और स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और इसका मार्केट कैप अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं एक डेटा लेके आया हूँ कि लगभग 500 करोड़ की राशि इस साल केंद्र ने समर्थन के रूप में जारी की है, जो हमारे कृषि उद्यमियों को या युवा प्रसंस्करण उद्यमियों को जारी की जाएगी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। ये बहुत अच्छी बात बताई किसान भाई डॉक्टर साहब ने कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसका एक बहुत बड़ा बाजार है। यदि आप पूरी जानकारी लेते हैं और इस व्यवसाय से, खाद्य प्रसंस्करण से आप जुड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। हमारे बीच में किसान भाइयों एक सफल किसान अमरकांत जी भी मौजूद है। आइए किसान भाइयों, हम उनसे बात करते हैं। अमरकांत जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप किस चीज़ की खेती करते हैं, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। जी, हम लोग खेती तो सभी प्रकार की करते हैं, जैसे गेहूँ, सोयाबीन, धान, मूंग, उड़द, हर प्रकार की खेती करते हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि कई प्रकार की खेती करते हैं, वहीं यदि हम आपसे जानना चाहें कि क्या खेती के साथ साथ आप पशुपालन भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल करते हैं। कौन कौन से पशु हैं आपके पास में? हमारे पास भैंस है, गाय है। जी, कौन कौन सी, कितनी भैंसें हैं आपके पास में, कितने गाय हैं, कितने पशु हैं आपके पास में? पशु तो हमारे पास समथिंग 10-15 होंगे समथिंग। अच्छा अमर जी, जैसा कि आपने बताया कि खेती तो आप कर ही रहे हैं, हाँ। साथ साथ में अपने पशु भी पाले हुए हैं। यदि हम लाभ की बात करें तो एक किसान को क्या लाभ होता है पशुपालन में? लाभ तो बहुत है, पशुपालन से लाभ तो बहुत है किसान को। फ़ायदा ये है कि जैसे अपन लोग पशुपालन करते हैं
तो उसमें जो गाय भैंस का जो गोबर है वो खेत में अपन यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा क्या दूसरे खाद डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा गाय भैंस से दूध जो मिलता है उससे प्रॉफिट है। उसके अलावा जो खेत में जो चारा जो एक्स्ट्रा जो चारा है, अलग से जो अपने चारा उगता है मेड़ पे खेत में, वो हम लोग काट के गाय भैंस को डाल सकते हैं। उसमें कोई खर्चा वर्चा कुछ आता नहीं, वो तो खेत में ही रहता है। जी, बहुत अच्छी बात बताई अमरकांत जी ने कि यदि एक किसान भाई हमारे खेती के साथ साथ यदि पशुपालन भी करते हैं तो उनको उनके खुद के खेत से उनको हरा चारा उपलब्ध हो जाता है, और जो गाय भैंसों का जो गोबर है वो खाद के रूप में भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अमर सिंह जी, आपने जैसा कि बताया कि खेती कर रहे हैं तो उसमें आप धान भी लगाते हैं। जी बिल्कुल। इस समय धान का ही है, तो धान में ऐसी कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे? नहीं, विशेष तो ये है कि जैसे सबसे पहले तो 2 प्रकार की धान होती है। एक तो लोग डायरेक्ट बो दो सेडल से, उसमें मतलब उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन एक प्रकार की ऐसी धान होती है जिसको हम लोग रोपा लगाते हैं, उसमें काफ़ी मेहनत होती है। जी जी जी। तो उसमें अगर अपन गोबर का खाद यूज़ करते हैं तो वो जो धान है ना, उसका जो रोपा बड़ा होगा, धान बड़ी होगी, खरपतवार कम होगी, फसल ज़्यादा होगी। जी, बहुत बढ़िया बात बताई। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। दोस्तों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका दोबारा स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम का विषय है खाद्य प्रसंस्करण में भविष्य, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठाकुर जी, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी से। कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब। और साथ ही साथ अमरकांत पटेल जी भी हैं, जो कि एक सफल किसान हैं, सिवनी से आए हुए हैं। आपका भी कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। डॉक्टर साहब, बात करें हम ग्रामीण युवाओं के लिए, तो हमारे जो ग्रामीण युवा जो हैं, तो खाद्य प्रसंस्करण में ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के किस प्रकार के अवसर हैं, इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के लिए, खासकर युवाओं के लिए छोटे छोटे उद्यमशीलता के लिए बहुत सारे अवसर हैं। जो क्षेत्रीय स्तर पर कृषि उत्पाद हम पैदा कर रहे होते हैं, उनको ही कृषि उत्पाद में हम अगर फूड प्रोसेसिंग के रूप में विकसित करें तो हमारे युवा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी एक क्षेत्र में टमाटर का बहुत अच्छा उत्पादन होता है, और जी जी। हमारा कोई युवा उद्यमी उसमें टमाटर प्यूरी प्रोसेसिंग में या केचप या सॉस बनाने की इंडस्ट्री, छोटी लागत 15 से 20 लाख रुपए की लागत लगा के उसमें आगे बढ़ना चाहे, या स्व सहायता समूह के माध्यम से या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप से आगे बढ़ना चाहे, तो वो अपने स्वयं और आसपास के कुछ जागरूक युवा किसानों को उस रूप से जोड़ के और स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ सकता है, और ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने गांव क्षेत्र समाज के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। लगे हाथ यदि हम बात करें कि जैसे इनको अपना स्वरोजगार तो शुरुआत करना है, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार को शुरुआत करने में कोई ना कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता ज़रूर होती है। उस ट्रेनिंग के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की ट्रेनिंग होती है, और यदि हमारे युवा या हमारे जो किसान भाई हैं जो प्रसंस्करण से जुड़ना चाहते हैं और ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं, तो वे कहाँ संपर्क करेंगे? अच्छा, ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि जब हम कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसमें अगर हम प्रशिक्षण प्राप्त कर लें तो उसमें हम अच्छा कर सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का जो खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, उसमें एक सतत लगातार एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता रहता है। इसके अलावा हमारे देश में केंद्रीय स्तर पर बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे भोपाल में ही CIAE, जिसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहते हैं। साथ में लुधियाना में सिफिट के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इन इंस्टीट्यूट्स में भी बहुत प्रकार की खाद्य प्रसंस्करण की ट्रेनिंग लगातार समय समय पर की जाती हैं, और उन पर इनके पोर्टल्स पर जानकारी भी आती है, और किसान युवा उद्यमी उस पोर्टल पर लॉगिन के माध्यम के जानकारी प्राप्त करके माध्यम से, या छोटे छोटे हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, उन कृषि विज्ञान केंद्रों में वैज्ञानिकों के पास जाके संपर्क करके हम उनको उन ट्रेनिंग्स के मॉड्यूल्स के बारे में, कब कहाँ क्या ट्रेनिंग हो रही है, हम उनको अवेलेबल करा सकते हैं, और वो उन जगहों पर जाकर एक अपने ही लाभ के कि किस रूप में वो उस ट्रेनिंग को चाह रहे हैं,
चाहे वो टमाटर प्रोसेसिंग की चाह रहे हैं, आलू प्रोसेसिंग की चाह रहे हैं, या डिब्बाबंदी की चाह रहे हैं, या अन्य छोटे अनाजों की चाह रहे हैं, बेकरी इंडस्ट्री की चाह रहे हैं, इस रूप में हम उनको भिन्न भिन्न ट्रेनिंगों के पास पहुंचा सकते हैं कि वो कहाँ चला जाए ट्रेनिंग के लिए। इसमें कुछ ट्रेनिंग्स निःशुल्क भी होती हैं और कुछ शुल्क अनुसार या आवासीय खर्चे के अनुसार होती हैं। जी जी, वहीं डॉक्टर साहब हम बात करें, जैसे आपने कई प्रकार की ट्रेनिंग से बारे में हमें बताया, यदि हम कुछ ट्रेनिंग की बात करें कि जनरल आइडिया लेना चाहें तो कितनी अवधि की ये ट्रेनिंग होती है? ये अवधियाँ 1 दिन और 2 दिन से लेके 15 दिन से लेके 1 माह तक की होती हैं। जो ट्रेनिंग 3 दिन से 4 दिन की होती हैं, ये शॉर्ट ट्रेनिंग कहलाती हैं, जो छोटे छोटे संस्थानों में कराई जाती हैं। और जो बड़ी ट्रेनिंग होती हैं, जैसे मान लिया आपने कैचअप की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो कैचअप की ट्रेनिंग के लिए समय ज़्यादा लगता है। उसमें रॉ मटेरियल के आने से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनने और उसकी मार्केटिंग तक की तकनीकी की बात की जाती है, इसलिए उनकी ट्रेनिंग की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है। जी, वहीं बात करें डॉक्टर साहब, हम महिलाओं की ट्रेनिंग की भी बात यदि हम लगे हाथ करें तो महिलाओं को क्या ट्रेनिंग देने में कुछ विशेष रियायतें दी जा रही हैं? रियायतों में तो बहुत सारी रियायतें हैं, लेकिन या सर कुछ अलग बैच ऐसे महिलाओं के लिए विशेष तैयार किए जाते हैं? महिलाओं के लिए भी बेकरी इंडस्ट्री के लिए, श्री अन्न के उत्पादन के लिए छोटे स्तर पर स्व सहायता समूह के माध्यम से या फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्रों में भी और कृषि विज्ञान के केंद्र के वैज्ञानिक गांव में जाकर भी उन महिलाओं को इस प्रकार की खाद्य प्रसंस्करण की ट्रेनिंग देते रहते हैं समय समय पर। वही डॉक्टर साहब, नवाचार की बात करें तो हमारे बहुत सारे युवा भी हैं जो युवा किसान हैं, कई बार कुछ नई चीज़ें ईजाद कर लेते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए, ये बड़ा एक अच्छा विषय है कि नवाचार में अगर कोई युवा उद्यमी नवाचार की तरफ जा रहा हो, कृषि उद्यम से जुड़ा हुआ नवाचार करना चाह रहा हो और उसको इसमें तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, तो जवाहर राबी, जिसको RABI कहते हैं, जी जी। इसमें युवा उद्यमियों को कौशल विकास केंद्र के माध्यम से न केवल सिर्फ प्रशिक्षण दिया जाता है, बाकी उन इंटर्न्स को जिनके प्रपोजल शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको एक प्रकार से समर्थन राशि प्रोवाइड की जाती है, जिसके 2 मॉड्यूल हैं, साकारना 4.0 और प्रेरणा 4.0। इनके माध्यम से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स या इंटर्न्स जिनको कहेंगे, उनको जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कौशल विकास केंद्र में तकनीकी मार्गदर्शन एवं ट्रेनिंग, और उसके बाद सफलतापूर्व अगर वो ट्रेनिंग पूरी करते हैं तो उनको इसमें राशि दी जाती है, ताकि वो अपने स्टार्टअप को सफल कर सकें और युवा उद्यमी बन सकें। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने, जो हमारे जो युवा हैं जो नवाचार के प्रति जो प्रेरित हैं, कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी ये राबी जो आपने बताया एक बहुत अच्छी योजना है। तो इसका बिल्कुल हमारे नवयुवक, हमारे किसान भाई इसका लाभ ले सकते हैं। अमरकांत जी से बात करते हैं। अमरकांत जी, खेती में एक लागत एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। किसान कई बार एक लागत से बड़ा जूझता है और यूँ कहें कि कई बार किसान हारता भी लागत को लेकर ही है। बिल्कुल, हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक लंबे समय से खेती कर रहे हैं। मैं लागत के लिए कहना चाहता हूँ युवाओं को, जी जी, युवा किसान भाइयों को, कि अगर घर परिवार उसमें अपना हाथ बटाए, खेती किसानी में, पशुपालन में और अपने मतलब खेतीबाड़ी में, तो उसमें लागत पे क्या ना वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दोस्तों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका दोबारा स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम का विषय है खाद्य प्रसंस्करण में भविष्य, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठाकुर जी, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी से। कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब।
और साथ ही साथ अमरकांत पटेल जी भी हैं जो कि एक सफल किसान हैं, सिवनी से आए हुए हैं। आपका भी कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। अमर जी, आप भी युवा हैं और हम बात करें जो नई तकनीकें जो आजकल जो आ गई हैं, बहुत सारी नई तकनीकें हैं, मशीनरी भी है और साथ में अभी तो कई प्रकार के ऐप भी चल रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो हमारे जो युवा हैं वो इन तकनीकों का कितना फ़ायदा उठाते हैं और कितना उठाना चाहिए उनको? तो युवा तो अभी फ़ायदा तो नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन अगर चाहे तो वो ट्रेनिंग ले सकते हैं और कि अपनी खेती बाड़ी पे ध्यान दें, उसमें योजनाओं का फ़ायदा उठाएं। वो अपनी खेती बाड़ी पे क्या है ना, पशुपालन पे करें, उसमें बाकी अपना काम करना है वो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अपनी खेती बाड़ी पे अगर योजनाओं का फ़ायदा लेंगे, सरकार तरफ से इतनी योजनाएं चल रही हैं, वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। खेती बाड़ी में हर चीज़ का प्रॉफिट है, हर चीज़ में प्रॉफिट है, मतलब धान मक्का जो भी लगाते हैं उसमें। जी बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि अमर जी ने बताया कि जो हमारे युवा हैं जो पढ़ लिख के आप नई जो टेक्नोलॉजी है उनका भी आप पूरा लाभ उठाइए और आप अपने खेती के व्यवसाय को आगे बढ़ाइए। डॉक्टर साहब, खाद्य प्रसंस्करण में हमारे जो युवा हैं इनका आप कैसा भविष्य देखते हैं? बहुत सुनहरा अवसर है और लगभग इसका जो बाजार मूल्यांकन है वो कुछ 1.2 लाख करोड़ के ऊपर का हमारा आकलन है कि ये इसके ऊपर तक का व्यापार इस क्षेत्र से हो रहा है। संगठित और गैर संगठित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए इस व्यवसाय का क्षेत्र इतना बड़ा है कि अगर और जैसा हम पहले भी कह रहा था कि हम भारत में कुल 2 से 4% ही कृषि उत्पादों को प्रसंस्कृत कर पा रहे हैं, जबकि वनस्पत जो विकसित देश हैं वो अपने यहाँ कृषि उत्पादों को 80% तक प्रोसेस कर पा रहे होते हैं। बिल्कुल। और जो हमारा कृषि के बाद कटाई उपरांत जो हानि है, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, वो कहीं ना कहीं 20-22% तक है, जिससे हमको कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान सालाना होता है। जो वेस्टेज हमारा मंडियों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बिना उत्पादन या बिना परिरक्षण के हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ही उसका एकमात्र सॉल्यूशन है, उपाय है कि हम उस उत्पाद को प्रसंस्कृत करें, संरक्षित करें और हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से बचें और उस जो हमारा ये राष्ट्रीय हानि एक प्रकार से। जी बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने। और लगे हाथ यदि हम बात करें कि क्या आपको लगता है कि सर जो खाद्य प्रसंस्करण किसानों की आय दुगनी करने का सपना साकार कर सकता है? जी बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं खाद्य प्रसंस्करण या मूल्य संवर्धन, तो जैसे ही हम किसी चीज़ की मूल्य संवर्धन की बात करते हैं, उसमें कुछ गुण ऐड करते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे बहुत सामान्य उदाहरण दूं मैं आपको कि आप अगर गेहूं का दाना लेने जाएं, गेहूं का अनाज खरीदने जाएं तो वो 20, 25, 22 रुपये, 24 रुपये किलो आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप आटा लेने जाएंगे तो आटा आपको 35 से 40 रुपये किलो मिलेगा। जी वही कहीं ना कहीं ये कहें कि यदि खाद्य प्रसंस्करण से उसकी कीमत उसकी बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब वहीं बात करें चलते चलते कि जो हमारे जो युवा हैं जो इस कार्यक्रम की और जो देख रहे हैं और जो खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ना चाहते हैं, क्या लगता है आपको उनको ट्रेनिंग लेकर किस प्रकार से काम की शुरुआत करनी चाहिए और ट्रेनिंग लेना कितना ज़रूरी है, ये बताइए? ट्रेनिंग लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ट्रेनिंग के बिना वो एक प्रकार से दिशाहीन जैसे हो जाएंगे। तो दिशाहीनता की जगह एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्राप्त करके, प्रॉपर ट्रेनिंग प्राप्त करके सही उद्योग की तरफ चलें। जो क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध उत्पाद हैं उन पर ही फोकस किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय स्तर पर वो समस्या भी जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की या ग्लट की, जिसको कहते हैं समय पर बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाने के कारण वो फेंका जाता है, उसकी समस्या से भी जो किसान है जो वहाँ जूझ रहा है वो जुड़ सकता है और लाभ प्राप्त कर सकता है। ना सिर्फ लाभ प्राप्त कर सकता है बल्कि पूरे क्षेत्र को रोजगार दे सकता है। वहीं जो हमारे जो किसान भाई है जो पहले से खेती कर रहे हैं, जो उपज उगा रहे हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? क्या उनको भी खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ना चाहिए और यदि वे जुड़ते हैं तो उनका कितना लाभ होगा? बिल्कुल, जैसे मैं भी पहले ही अपने वक्तव्य में कह रहा था कि जैसे ही हम किसी चीज़ का मूल्य संवर्धन करते हैं उसका रेट बढ़ जाता है। तो गेहूं आप जैसे किसान के पास तिलहन है तो तिलहन को वो कोल्ड प्रेस से निकाल के पैकेजिंग करके तेल बना ले, तेल का रेट 4 गुना बढ़ा है। राई के, चाहे वो राई हो, अलसी हो, सरसों हो, ऐसी गेहूं दलिया के थ्रू दलिया, पापड़, बड़ी, अचार, इन सब के छोटे छोटे उद्योग, टमाटर से प्योरी, केचप, आम का जैम, जेली बनाना, इस प्रकार के छोटे छोटे उद्योग हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में जबलपुर में मटर बहुत होता है, मटर का को अगर हम फ्रीजिंग करते हैं तो उसका रेट कई गुना को बढ़ जाता है। जब
बाजार में मटर आ रहा होता है तो 15, 16, 18 रुपए किलो मिल रही होती है, लेकिन जब हम फ्रोजन मटर लेने जाते हैं तो वो 400 रुपए, 500 रुपए किलो मिल रहा होता है। जी। तो इस प्रकार से किसान अगर क्षेत्रीय स्तर पर आप समूह बनाकर भी छोटे छोटे उत्पादन को प्रसंस्करण करे तो वो अपनी ही आय को 1 गुना 2 गुना नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 10 गुना कर सकते जी हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई किसान भाई और डॉक्टर साहब ने कि आप चाहें तो आप खाद्य प्रसंस्करण से जुड़कर आप अपनी आय को 2 गुना भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। साथ ही साथ अमर कांत जी, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने अपने अनुभव हमारे किसान भाइयों के साथ साझा किए। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है खेती की खबरों का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्या है खास आज कृषि समाचारों में। मानसून बना देश की समृद्धि का प्रतीक, पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी, दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाने की जरूरत, नाबार्ड ने मनाया 40वां स्थापना दिवस और खरीफ फसलों की बुवाई 80% पूरी। और अब खबरें विस्तार से। संसद के मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून को किसानों के लिए वरदान बताया। उन्होंने मीडिया से कहा कि वर्ष 2025 का मानसून न केवल मौसम के लिहाज से संतुलित और संतोषजनक रहा है, बल्कि यह कृषि, ग्रामीण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी एक नई ऊर्जा लेकर आया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि अब तक जो खबरें मिली हैं, देश में मौसम बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। कृषि को लाभदायक मौसम की खबरें हैं। बारिश किसान, देश, ग्रामीण और हर परिवार की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब तक जो मुझे जानकारी दी गई है उस हिसाब से पिछले 10 वर्ष में जो पानी का भंडार हुआ है, इस बार वो करीब 3 गुना हुआ है, जिसका आने वाले दिनों में देश के अर्थतंत्र को बहुत लाभ होगा। श्री मोदी ने बताया कि पिछले 10 वर्षों की तुलना में इस बार जल भंडारण लगभग 3 गुना अधिक हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को स्वीकृति दे दी है। यह योजना 2025-2026 से 100 जिलों में लागू होगी। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित पहली विशिष्ट योजना है। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी, फसल विविधीकरण और संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना, कटाई के बाद पंचायत और प्रखंड स्तर पर भंडारण, क्षमता में वृद्धि, सिंचाई सुविधा में सुधार और दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण उपलब्धता को सुगम बनाना है। यह 2025-2026 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिले विकसित किए जाने की घोषणा के अनुरूप हैं। योजना का क्रियान्वयन 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं, राज्यों की अन्य योजनाओं और निजी क्षेत्र की स्थानीय भागीदारी से किया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 97वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार वितरित किए। उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक, युवा वैज्ञानिक, नवाचार वैज्ञानिक सहित विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार वितरण किए गए। इस कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, ICAR के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट सहित देश भर से आए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि दलहन और तिलहन के प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाने और बृहद शोध करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने चेन्नई में एक कार्यक्रम के माध्यम से अपना 44वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। इस आयोजन पर भारत के ग्रामीण विकास में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया और संस्थान की दूरदृष्टि के तहत आने वाले नए युग की शुरुआत को चिन्हित किया गया। इस अवसर पर नीति निर्माता, राज्य सरकारों के अधिकारी, बैंकिंग क्षेत्र के प्रमुख और आधार स्तर पर काम करने वाले नव प्रवर्तक उपस्थित थे। कार्यक्रम में नाबार्ड के अध्यक्ष शाजी केवी ने कहा कि हमारा 44 वर्षों का यह सफर ग्रामीण परिवर्तन के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। खरीफ फसलों की बुवाई किसानों द्वारा तेजी से की जा रही है। सोयाबीन, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि फसलों की बुवाई लगभग पूरी हो गई है। धान, मूंगफली,
तिल, मूंग, उड़द एवं तुअर जैसी फसलों की बुवाई किसानों द्वारा की जा रही है। पिछले सप्ताह प्रदेश के कई स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की स्थिति में बुवाई का कार्य प्रभावित हुआ है। कृषि संचालनालय भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक प्रदेश में 120 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुवाई हो चुकी है, जो चालू खरीफ सत्र के निर्धारित लक्ष्य का 80% है। गत वर्ष समान अवधि में 125 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। इस साल 149 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुवाई प्रस्तावित है। सोयाबीन की बुवाई सबसे अधिक 51 लाख हेक्टेयर में की गई है। पिछले साल यह बुवाई 52 लाख हेक्टेयर में हुई थी। मक्का की बुवाई 24 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो कि समान अवधि में गत वर्ष की बुवाई 20 लाख हेक्टेयर से अधिक है। धान की बुवाई 20 लाख हेक्टेयर में की गई है। गत वर्ष समान अवधि में 22 लाख हेक्टेयर में धान की बुवाई की गई थी। खरीफ की अन्य फसलों में ज्वार की बुवाई 81,000 हेक्टेयर, बाजरा 2 लाख हेक्टेयर, तुअर 3 लाख हेक्टेयर, उड़द 5 लाख हेक्टेयर, मूंग 85,000 हेक्टेयर, मूंगफली 4 लाख हेक्टेयर, तिल 2 लाख हेक्टेयर एवं कपास 5.5 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम का यह अंक यहीं तक था। हम फिर मिलेंगे फिर नए कार्यक्रम में कृषि संबंधी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।